ओके, स्टार्ट करते हैं यूपीएससी का पेपर सॉल्विंग। और हम लोग ये 2020 का सेट ए को सॉल्व कर रहे थे। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कौन सा कर लिया था? हाँ, मतलब अप्रोक्सीमेट 50 तक क्वेश्चन तक कर लिए थे, बट नेट जाने की वजह से 2 क्वेश्चन सुनाई नहीं दिया था। तो ठीक है, मैं 49 से बता देता हूँ, 49, 50, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। तो कौन सा सेट है? ये सेट ए है। ठीक है, तो सॉल्व करना तो याद रखना चाहिए सेट ए है, और वहां से फिर डाउनलोड करके उसको सॉल्व कर लेना, देख लेना एक बार। ठीक है, अब देखते हैं 49 क्या कहता है। 49 कहता है कि इफ अनदर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हैपन इन द नियर फ्यूचर, भविष्य में अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आता है पूरी दुनिया में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्शन आर मोस्ट लाइकली टू गिव सम इम्यूनिटी टू इंडिया। यानी ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से ऐसे कौन से कार्य हैं जिससे भारत को मजबूती मिलेगी। ठीक है, कि अगर उस फाइनेंशियल क्राइसिस से हम लोग उबर सके, हमको ज्यादा इम्पैक्ट ना आए। तो कह रहा है पहला, नॉट डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग। ठीक है, नॉट डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग, जैसे कि जो थोड़े समय के लिए आईएमएफ से लोन ले लिया या वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया। ठीक है, उस पर डिपेंड नहीं रहना, पहली बात कर रहा है। दूसरा कहता है कि ओपनिंग ऑफ मोर फॉरेन बैंक। तो देख, तू अगर क्राइसिस के टाइम में अधिक बैंक ओपन करेगी, वो भी फॉरेन बैंक, जैसे कि तू कहेगा कि ठीक है यूएसए आकर के अपना बैंक ओपन कर लो, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जब क्राइसिस चल रहा होता है तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, अपना अपना पैसा हर देश से निकाल लेते हैं, क्योंकि उन्हें भी अपने देश में जरूरत रहती है। ठीक है, इसलिए ये जो बैंक को तू ओपन करेगी तो तुझे इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। अगर तू सोचेगी कि मैं भारत में एक यूएसए बैंक खोल लूं, तो यूएसए के जो भी कंपनियां आएंगी वो आकर के अपना ट्रांजेक्शन इसी बैंक के द्वारा करेंगी, तो भारत में पैसे आएगा, तो ये तेरा सोचना गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्राइसिस के टाइम में हर कंपनी, हर देश क्या करता है, दूसरे देश से अपने पैसे को निकाल लेता है, अपने इन्वेस्टमेंट को निकाल लेता है। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन 2 तो गलत हो जाता है। और जैसे ही ऑप्शन 2 गलत होता है तो ये चला जाएगा और ये चला जाएगा, बचता है 1, ए और सी। ए और सी। तीसरा कहता है कि मेंटेनिंग फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। मेंटेनिंग फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। ठीक है, ये भी बात ना गलत है। ठीक है, ये भी बात नहीं होती, मतलब कि तुम अपनी जो क्या बोलते हैं उसको, अकाउंट अकाउंट को तो अकाउंट ही बोलते हैं हिंदी, जो भी रहे। अकाउंट की जो कन्वर्टिबिलिटी रहती है, मतलब कि पैसे को डॉलर में कन्वर्ट करना या ये सब चीजों को, उसको मेंटेन करके रखो। अरे जब पैसा ही नहीं आएगा तो क्या मेंटेन करके रखोगे? ठीक है, पैसा ही नहीं है देश में तो मेंटेन क्या करोगे? ये भी गलत हो जाता है। और ये चीज होता है कि हाँ ठीक है, थोड़े थोड़े समय के लिए जो तुम फॉरेन इस पर डिपेंड रहते हो, अभी लोन मत लो इस क्राइसिस के समय में। ठीक है, क्राइसिस के समय में लोन वगैरह मत लो, पूरी दुनिया में क्राइसिस अगर जब फैला हुआ, तो पहला ऑप्शन सही हो जाता है। 50 क्या कहता है कि इफ यू विड्रॉ 1 लाख इन कैश फ्रॉम योर डिमांड डिपॉजिट अकाउंट एट योर बैंक, द इमीडिएट इफेक्ट ऑन द एग्रीगेट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी विल बी। कह रहा है कि अगर तुम अपने बैंक से 1 लाख रुपए निकालते हो तो उसका उसका भारत की इकोनॉमी में इमीडिएट इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए कह रहा है टू रिड्यूस इट बाई 1 लाख रुपीज। क्या भारत की इकोनॉमी 1 लाख रुपए से घट जाएगी? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, ध्यान से पढ़ ले। कह रहा है कि टू इंक्रीज इट बाई 1 लाख रुपीज, इंक्रीज तो होगा नहीं वैसे। टू इंक्रीज इट बाई मोर देन 1 लाख रुपीज, ये भी चीज नहीं होगा। ठीक है, अब देख, कह रहा है रिड्यूस बाई 1 लाख रुपीज। तूने मान ले कि तूने एक बैंक से अपना 1 लाख रुपए निकाला, दूसरे बैंक से किसी ने 1 लाख रुपए डाल दिया, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? हाँ, यानी कि ऐसा तो है नहीं कि पूरी भारत में सिर्फ तू ही है, तेरा ही अकाउंट है, तू ही पैसा निकाल रही है। हाँ? तेरे जैसे हजारों लाखों लोग हैं जो पैसा निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ पैसा डाल रहे हैं, तो उसका क्या फर्क पड़ता है? लीव इट अनचेंज, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो तू जब अपने बैंक से पैसा निकालेगी 1 लाख रुपए, तो उसका भारत की इकोनॉमी में इमीडिएट कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। बात समझा? तो इसका 50वें का आंसर क्या हो जाएगा? जी। ठीक है जी।
आगे चलते हैं 51 पर। 51 कहता है विथ रेफरेंस टू द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, एफडीआई के रिगार्डिंग कह रहा है। एफडीआई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड इट्स मेजर कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, मेजर कैरेक्टरिस्टिक कंसिडर कौन सा किया जाएगा। तो इसमें कहता है बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूज करना है। इट इज द इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट इसेंशियली इन लिस्टेड कंपनी, ठीक है, एफडीआई के बारे में कह रहा है कि इट इज द इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट इसेंशियली इन द लिस्टेड कंपनी, ठीक है, ये भी बात सही हो सकता है, ठीक है। मतलब एफडीआई क्या होता है, अरे कोई कंपनी है, दूसरी फॉरेन की कंपनी आकर के उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दे, एफडीआई होता है ना। हाँ, ये बात सही हो सकता है। दूसरा क्या देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें इसमें सबसे बेहतरीन आंसर चूज करना है। इट इज अ लार्जली नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो। दूसरा कहता है कि जब एफडीआई आता है तो एफडीआई से आने वाले पैसे पे हमें कोई भी लोन नहीं देना रहता है, हमें कोई भी लोन नहीं देना रहता है। तो ये भी बात सही है, अगर कोई दूसरा बंदा आकर के हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कर रहा है और उसके थ्रू भारत में पैसा आ रहा है, तो क्या उस पैसे पर हम लोन देते हैं? नहीं, पैसे पर हम लोन नहीं देते हैं, बल्कि हमारी ही जीडीपी में बढ़ोतरी होती है। तीसरा कह रहा है इट इज द इन्वेस्टमेंट विच इन्वॉल्व डेट सर्विसिंग। तो भाई डेट तो होगा नहीं, ठीक है, मतलब कि अगर एफडीआई से देश में घाटा होता या ऋण आता तो लोग एफडीआई क्यों करने देते हैं, कहते मत करो एफडीआई हमारे देश में, है ना। चौथा कहता है कि इट इज द इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ये भी बात ठीक ही है, ठीक है, ये भी बात ठीक ही है, लेकिन इसमें से सबसे बेहतरीन होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सबसे बेहतरीन होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वो ऐसा पैसा होता है, एफडीआई से आने वाला ऐसा पैसा होता है जिसपे हमें कोई भी डेट देना नहीं पड़ता है, ठीक है। आगे चलते हैं 52। विथ रेफरेंस टू द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब देखिए ये करंट अफेयर से था, ठीक है, ये करंट अफेयर से था। कहता है कि India's merchandise export are less than its merchandise imports, ठीक है, कह रहा है कि इंडिया का जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है वो लेस है इंडिया के इंपोर्ट से। ये बात तो सरासर गलत है। तो कह रहा है कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट आर लेस देन मर्चेंडाइज इंपोर्ट, मतलब कि एक्सपोर्ट कम करते हैं और इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, इसका ये कहने का मतलब है ये बात सही है। हाँ, ये बात सही है, नहीं मुझे लगा वो उल्टा हो, ठीक है, एक्सपोर्ट हम लोग कम करते हैं और इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट कम करते हैं और इंपोर्ट इंपोर्ट हम लोग ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, ठीक है। दूसरा कहता है इंडियाज इंपोर्ट ऑफ आयरन एंड स्टील केमिकल फर्टिलाइजर एंड मशीनरीज हैव डिक्रीज्ड इन द रिसेंट ईयर, ठीक है, ये बात सही है, क्योंकि हम लोगों ने धीरे धीरे केमिकल और जो फर्टिलाइजर का ग्रोथ है वो भारत में बनाना चालू किया है, और स्टील भी हमारे देश में ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है, तो हम लोग जो ये करते थे इंपोर्ट करते थे वो कम हो गया है धीरे धीरे, ठीक है। और तीसरा कहता है कि इंडियाज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज आर मोर देन द इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। हम लोग क्या करते हैं, सर्विस ज्यादा देते हैं एज कम्पेयर टू सर्विस लेने के। जैसे देखेंगे तो भारत की आईटी कंपनीज जो होती हैं वो पूरी दुनिया में सर्विस देती हैं, है कि नहीं, टाटा कंसल्टेंस हो गया, टीसीएस वगैरह का जो भी, तो ये भी बात सही है। और चौथा कहता है कि ये इंडिया सफर्स फ्रॉम एन ओवरऑल ट्रेड करंट अकाउंट डेफिसिट। इंडिया सफर्स फ्रॉम एन ओवरऑल ट्रेड करंट अकाउंट डेफिसिट। अब देख इसमें ये भी बात सही था, ठीक है, ये चारों ऑप्शन 1 2 3 4 चारों सही था, लेकिन यूपीएससी ने अपना ही पेपर सेट किया था और उसमें ऑप्शन ही नहीं डाला था 1 2 3 4, जिसकी वजह से यूपीएससी ने 2020 में ये क्वेश्चंस को हटा दिया था, ठीक है, यानी जिसने अटेंड किया या नहीं अटेंड किया उसको 2 मार्क्स मिल गया, 2 मार्क्स का रहता है ना। हाँ, तो ही बोला 2 मार्क्स उसको फ्री में मिल जाता है, ये ऑटोमेटिक उसको हटा जाता है यूपीएससी में। ओके, आगे चलते हैं 53 पे कहता है कि द टर्म वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ये भी करंट से था, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट समटाइम्स फाउंड इन द न्यूज
तो रेफर्स टू द, और ये जो था ये क्रूड ऑयल से रिलेटेड था, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल से रिलेटेड। 54 पर चलते हैं। 54 कहता है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी नॉन फाइनेंशियल डेट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, नॉन फाइनेंशियल डेट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देख, नॉन फाइनेंशियल डेट में ऋण सबकी वजह से होता है। जैसे हाउसिंग लोन लिया, उससे भी सरकार को जो है कि ये चुकाना पड़ता है, ऋण देना पड़ता है। अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन क्रेडिट कार्ड, इस पर भी हमें लोन देना पड़ता है। ट्रेजरी बिल वगैरह होता है, इस पर भी हमें क्या करना पड़ता है, सरकार को लोन देना पड़ता है। जैसे अगर सरकार कोई बॉन्ड अगर बेचती है तो पहले तो पैसा ले लेती है, लेकिन जब बॉन्ड खरीदती है तो उसके बाद में सरकार को पैसा देना पड़ता है। क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड से हम पहले पैसे का इस्तेमाल कर लेते हैं, बाद में हमें वो पैसा भरना पड़ता है। हाउसिंग लोन है, हम पैसा ले लेते हैं, बाद में हमें उसका इंटरेस्ट धीरे धीरे भरना पड़ता है। तो सारी की सारी चीजें डेट से रिलेटेड है, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। ठीक है, 54 की बात करते हैं। 55 कहता है IAEA के बारे में कहता है। IAEA क्या है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। कहाँ है, तो इसका अगर हेडक्वार्टर कहेंगे तो ऑस्ट्रिया के कैपिटल वियना में इसका हेडक्वार्टर है। बताया, पढ़ा दिए इसके बारे में। कहते हैं कि इसमें क्या कह रहा है कि इन इंडिया वाई आर सम न्यूक्लियर रिएक्टर केप्ट अंडर IAEA सेफगार्ड, कि भारत में कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर है उसे IAEA के अंडर में क्यों रखा गया है। तो इसका ऑप्शन कहता है कि सम यूज यूरेनियम एंड अदर यूज थोरियम की वजह से। दूसरा कहता है कि सम यूज इंपोर्टेड यूरेनियम एंड अदर यूज डोमेस्टिक सप्लाईज। तो इसमें ये ऑप्शन जो था ये था कि कुछ जो ये होते हैं और क्या बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, वहां पर हमें इम्पोर्टेंट जो हम यूरेनियम को इम्पोर्ट करते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है, और कुछ भारत में ही यूरेनियम जो जैसे जादूगोड़ा की खदान है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश वगैरह में वहां से जो निकलती है उससे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो IAEA ये देखता है कि भाई कहीं हम लोग इसका इस्तेमाल हथियार बनाने के लिए तो नहीं करते हैं, इसलिए कुछ चीजों को कहाँ रखा जाता है, जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर है उसको इनके सेफगार्ड में रखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 56। और 56 पर देखते हैं विथ रेफरेंस टू द ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर ट्रिम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये भी उस वक्त के करंट से था। क्या था कि क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट बाय फॉरेन इन्वेस्टर आर प्रोहिबिटेड। ट्रिम के जरिए क्वांटिटेटिव restrictions on import by foreign investors are prohibited। फिर दूसरा कहता है कि दे अप्लाई टू इन्वेस्टमेंट मेजर्स रिलेटेड टू ट्रेड बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। तो उसमें सिर्फ गुड्स को इंक्लूड किया जाता है, सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया जाता है ट्रिम। तो जैसे ही दूसरा गलत होता है ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा। करंट अफेयर्स का तो ज्यादा डिस्कशन होता है। आगे चलते हैं 57 पे। 57 कहता है कि इफ द RBI डिसाइड टू अडॉप्ट expansionist monetary policy, which of the following would it not do। इसमें से क्या नहीं करेगा अगर ये RBI अपने मॉनेटरी पॉलिसी को क्या करेगा, अडॉप्ट करता है, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी को अगर अप्लाई करता है तो इसमें से क्या चीज नहीं करेगा। कहता है कि इट कट एंड ऑप्टिमाइज द स्टेटोरी लिक्विड रेशियो। कभी नहीं, अगर मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई करेगा तो ये SLR को कट करेगा नहीं, SLR को चाहेगा तो बढ़ा देगा। ठीक है, तो बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद कहता है कि इंक्रीज इन द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, मार्जिनल फैसिलिटी रेट। ठीक है, उसके बाद कट द बैंक रेपो रेट, बैंक रेट और रेपो रेट। तो देख, इस तीनों में से अगर तू देखेगी तो ये जो रहता है ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को ये बढ़ाएगा नहीं। ठीक है, इंक्रीज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, MSF को ये बढ़ाएगा नहीं। ठीक है, कह रहा है कि इफ द RBI डिसाइड टू अडॉप्ट एन एक्सपांशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी, अगर मॉनेटरी पॉलिसी को क्या करेगा, अडॉप्ट करेगा, तो विच ऑल द फॉलोइंग वुड इट्स नॉट डू। कट
एंड ऑप्टिमाइज्ड SLR होना चाहिए, तो ये भी नहीं करेगा। 1 और 3 होना चाहिए, पर पता नहीं इसका आंसर यूपीएससी ने 2 दिया है। हाँ, वो लोग क्या सोचते दिया पता नहीं, मेरे हिसाब से तो बेसिकली 1 और 3 होना चाहिए। वो कभी भी अगर मॉनेटरी पॉलिसी को अगर अप्लाई करेगा तो भाई कभी भी SLR को ये कम नहीं करेगा, ठीक है, और ना ही बैंक रेट वगैरह को भी कट नहीं करेगा, ठीक है। और देखेगी तो ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ये तो इंक्रीज करेगा, ये बात सही है, लेकिन उसने पूछा कि क्या नहीं करेगा, तो ये कट नहीं करेगा और ये कट नहीं करेगा, तो 1 3 मेरे हिसाब से होना चाहिए, बट यूपीएससी का आंसर था ओनली 2। तो मान लो यूपीएससी का जो आंसर है, बट कंसेप्ट के हिसाब से तो ये होना चाहिए। पता नहीं, कभी कभी यूपीएससी क्या होता है। आगे देखते हैं। कहता है कि विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी आफ्टर 1991, यानी एलपीजी की बात कर रहा है, लिबरलाइजेशन, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। कहता है कि 1991 के बाद वर्कर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज इन अर्बन एरिया वाइल डिक्रीज इन रूरल एरिया। ये स्टेटमेंट गलत है। 1991 के बाद हर एरिया में वर्कर की जो प्रोडक्टिविटी थी वो बढ़ी थी, ठीक है, क्योंकि 1991 में जब हम लोगों ने लिबरलाइजेशन लाया, प्राइवेटाइजेशन लाया, ग्लोबलाइजेशन लाया, तो हर जगह पर इंडस्ट्री लगना चालू हो गई थी, बड़ी बाहर से कंपनियां आना शुरू हो गई थी, तो गांव में भी धीरे धीरे लोग क्या हो रहे थे, शहरों की तरफ आ रहे थे, और गांव में भी धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा था, दुकानें खुल रही थी, प्राइवेट कंपनी खुल रही थी, ठीक है। हाँ, तो पहला स्टेटमेंट गलत है, और अगर पहला गलत हो जाता है तो बचता है बी और सी। बी और सी में दूसरा कहते हैं कि द परसेंटेज share of rural areas in the workforce steadily increase. The percentage share of rural areas in the workforce steadily increase. नहीं, रूरल एरिया में वर्कफोर्स नहीं इंक्रीज हुआ है, अर्बन एरिया में वर्कफोर्स ज्यादा इंक्रीज हुआ है कि नहीं। हमने देखा है कि साल दर साल में गांव से लोग किधर बढ़ करके आए हैं, शहर की तरफ भाग कर आए हैं, तो वर्कफोर्स जो इंक्रीज हुआ है वो रूरल में नहीं, अर्बन में हुआ है, तो दूसरा भी गलत है। और दूसरा गलत है, तो ये सबसे गलत है, लगता है 3 और 4, तो 3 और 4 ये सही है। इन द रूरल एरियाज द ग्रोथ इन नॉन फॉर्म इकोनॉमी इज इंक्रीज। साइज बात है, नॉन फॉर्म मतलब कि एग्रीकल्चर की बात कर रहा है सर, फार्मिंग नॉन फार्म इकोनॉमी इंक्रीज, एग्रीकल्चर की बात कर रहा है कि इन द रूरल एरिया द ग्रोथ इन द नॉन फॉर्म इकोनॉमी इंक्रीज, ये बात सही है। एग्रीकल्चर में धीरे धीरे लोगों ने ज्यादा रुझान दिया। ये देखेगी कि ये इसके बाद कोरोना के बाद तो मोस्टली लोग गांव में शिफ्ट हुए हैं और गांव में दुकान खोले, उसके बाद जो एग्रीकल्चर का सेक्टर था उसमें ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलता है। और उसके बाद कहता है कि द ग्रोथ रेट इन द रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज है, ग्रोथ रेट इन द रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज, ये भी बात सही है कि गाँव में जो एम्प्लॉयमेंट था वो धीरे धीरे क्या हो गया, डिक्रीज होता गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि गाँव से लोग अब धीरे धीरे शिफ्ट हो गए थे शहर की तरफ। तो आंसर 3 और 4। 59 कहता है कि इन द टर्म्स ऑफ in the terms of short-term credit delivery to the agriculture sector, the district central cooperative bank deliver more credit. इसका क्या चले? This is the following statement. Which one of the following statements are correct? कहता है कि in terms of short credit delivery to the agriculture sector, district central cooperative banks (DCCB) deliver more credit in comparison to the शेड्यूल कमर्शियल बैंक एंड आरआरबी। ये तो बात सरासर गलत है, क्योंकि आरआरबी और शेड्यूल कमर्शियल बैंक, शेड्यूल का तो छोड़ दो, लेकिन आरआरबी रीजनल रूरल जो बैंक है उनको बनाया ही गया था गांव के सेक्टर में छोटे मोटे लोन को प्रोवाइड करने के लिए। और ये कह रहा है सेंट्रल जो कोऑपरेटिव बैंक है ये ज्यादा लोन प्रोवाइड करते हैं किसको, किसानों को, एज कम्पेयर टू आरआरबी। पहला तो वैसे ही गलत है ना। जब पहला गलत हो जाएगा तो उसमें बचेगा क्या, ए हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, और बचेगा ए हो जाएगा, तो 2 बचेगा खाली, और दूसरा सही है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द डीसीसीबी इज टू प्रोवाइड फंड टू द प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। सही बात है, ये एग्रीकल्चर को, जो एग्रीकल्चर करने वाले लोग हैं उनको ये फंड देता है, बट कम मात्रा में,
न कि अधिक मात्रा में। सबसे अधिक अगर जो देते हैं तो आरआरबी वगैरह देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि इन इंडिया अंडर द साइबर इंश्योरेंस फॉर द इंडिविजुअल, ये भी करंट से था पूरा, which of the following benefits are generally covered in addition to payment for the loss of fund and other benefits। मतलब साइबर अगर किसी ने अपना इंश्योरेंस करवाया है, जैसे कि तूने अपने लैपटॉप का इंश्योरेंस करवा दिया कि अगर कभी साइबर अटैक होता है, मेरा डेटा चोरी हो जाता है या उसके लिए पैसे मांगे जाते हैं, तो पैसे अगर मैं भरती हूँ तो पैसे मुझे वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, उसके बारे में कह रहा है। तो उसमें पहला कहता है कि द कॉस्ट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इन केस ऑफ मालवेयर डिस्ट्रक्टिंग एक्सेस टू वंस कंप्यूटर। मतलब वही बात कर रहा है कि जैसे तेरे कंप्यूटर पर अगर अटैक होगा तो लोग क्या करते हैं, तेरे पूरे के पूरे सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं, और जैसे तू खोलने की कोशिश करती है कहता है पैसा दो, कहता है पैसा दो, और जब पैसा दो भरेगी तब वो खुलेगा, तो उसे कहते हैं कि तेरा सिस्टम हैक हो गया है और मालवेयर अटैक हो गया है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि उसमें जो पैसा जाएगा उसका रिस्टोरेशन हो सकता है, साइबर में रिस्टोरेशन हो सकता है, तो हो सकता है, पता नहीं, आगे देखते हैं। कहता है कि कॉस्ट ऑफ न्यू कंप्यूटर इफ सम miscreant wildfully damaging if proved। अपने आप से अगर किसी ने कंप्यूटर तोड़ दिया तो उसका पैसा देगा कंप्यूटर का ये साइबर वाला, क्यों देगा, साइबर अटैक थोड़ी हुआ है। तूने, तेरे घर में कोई छोटी बच्ची है, पता चला एक ईटा मार दिया, लैपटॉप टूट गया, अब बोलेगी साइबर साइबर इंश्योरेंस हुआ है, चलो उसको कंप्लेन कर देती हूँ, तो देखेगा ये तो ईटा से मार के तोड़ा गया है, और वो बोलेगा मैं पैसा नहीं दूंगा, तो दूसरा गलत हो जाता है, और दूसरा गलत हो जाएगा तो ये है ये, और ये बचेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, 61 में कहता है कि इन इंडिया which of the following can be considered as the public investment in agriculture। पब्लिक इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर के रिलेटेड क्या क्या काम करोगे तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, पूछ रहा है ये। कहता है कि मिनिमम फिक्सिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑल क्रॉप। अगर सभी क्रॉप्स के लिए अगर तुम एमएसपी कर दो तो वो एग्रीकल्चर में पब्लिक इन्वेस्टमेंट कहलाएगा क्या, पता नहीं, आगे देख। कंप्यूटराइजेशन ऑफ द प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी को कंप्यूटराइज कर दिया जाए, पता नहीं इसके बारे में पता है। आगे चलते हैं, तो सोशल कैपिटल डेवलपमेंट के बारे में नहीं पता है। चौथा चलते हैं, चौथा कहता है कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू फार्मर्स, फार्मर्स को अगर फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो वो इसमें कहलाएगा क्या, वेवर ऑफ द एग्रीकल्चरल लोन्स बाय द बैंकिंग सिस्टम। अगर एग्रीकल्चर को लोन दिया है तो वो नहीं चुका पा रहे तो उसे वेव कर दो, यानी कि छोड़ दो, तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट कहलाएगा क्या, तो मुझे नहीं लगता कि ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, क्योंकि अगर ऐसे करते रहेंगे तो सब लोग लोन लेते जाएंगे और पैसा कोई भरेगा नहीं, ठीक है, और पैसा कोई भरेगा नहीं। ये वाला एक सिस्टम समझ में आ रहा है कि ये नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे तुम पब्लिक इन्वेस्टमेंट नहीं, ये सिर्फ तब किया जाता है जब इलेक्शन का माहौल आता है और किसी पार्टी को जीतना रहता है, तो जो गवर्नमेंट पार्टी रहती है वो किसानों का वोट लेने के लिए क्या कर देती है, माफ कर देती है कर्जा, लोन माफ कर देती है, तो ये पांचवा होगा नहीं, और जैसे ही पांचवा नहीं होगा, तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, आगे चलते हैं 62। what is the importance of the term interest coverage ratio in a firm coverage ratio of a firm in India। खेत में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का क्या मतलब है, कहता है it helps in understanding the present risk of a firm that a bank is going to give loan to। it helps in understanding the present risk of a firm that a bank is going to give loan। ये करंट से ही था, मतलब कहता है कि it helps in evaluating the emerging risk of a firm that bank is going to give the loan। and तीसरा कहता है कि the higher a borrowing firm level of interest coverage ratio, the worse is its availability to service this debt। क्या बोल रहे हैं,
द हायर बोरोइंग फ्रॉम level of interest coverage ratio. The higher borrowing from level of interest coverage ratio, the worse is its availability to service. अगर higher borrowing from level, higher borrowing from level of interest coverage ratio, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात कर रहा है और यही कह रहा है कि अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज्यादा होता है तो वर्स इस अवेलेबिलिटी टू सर्विस इस डेट, तो सर्विस की अवेलेबिलिटी वर्स कैसे हो जाएगी? हायर कवरेज रेशियो ज्यादा रहेगा तो सर्विस अच्छी होनी चाहिए। तीसरा गलत है, तीसरा जैसे गलत होता है ये गलत हो जाएगा। ये आंसर है करंट का ही, तो 1 and 2 का ही आंसर था। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ क्वेश्चन को कुछ मार्क पे छोड़ देने का, इस पर दिमाग लगाएंगे तो बाकी भूल जाएंगे। क्वेश्चन आते हैं, which of the following factors were affecting the of rice price of rice in India in the recent past? ठीक है, रिसेंट पास्ट, कुछ समय में कौन कौन से फैक्टर थे जिन्होंने चावल के मूल्यों पर अफेक्ट डाला है? तो कहता है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो हो सकता है ये भी करंट का ही था। मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो सकता है, अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस को अगर फिक्स कर दिया जाए, जैसे कि 16 रुपए अगर कर देंगे तो लोग देखेंगे दाम बहुत कम है, प्राइवेट कंपनी को भेज दो। अगर 20 रुपए बढ़ा के कर देंगे तो लोग गवर्नमेंट को बेचेंगे, तो उस पर भी प्राइस अफेक्ट करेगा। गवर्नमेंट ट्रेडिंग, गवर्नमेंट अगर ज्यादा से ज्यादा किसानों से खरीदेगी तो किसान जो है गवर्नमेंट को बेचेंगे और गवर्नमेंट विदेशों में बेचेगी, तो उससे भी क्या होता है, राइस के प्राइस पर अफेक्ट आएगा। गवर्नमेंट स्टॉक फाइलिंग, अगर गवर्नमेंट खरीद कर रख रहती है, ठीक है, और जब मार्केट में सारा का सारा चावल खरीद के गवर्नमेंट रख लेगी तो मार्केट में चावल की कमी हो जाएगी, तो इससे भी चावल के दाम बढ़ने लगेंगे, ठीक है, तो इससे भी अफेक्ट होता है। उसके बाद कहता है कंज्यूमर सब्सिडीज, कंज्यूमर सब्सिडीज, तो जो लोग हैं जैसे कि गवर्नमेंट से चावल खरीद करके हमें 2 रुपए की वो पर दे देती है, ठीक है, तो उससे बहुत सारे लोगों तक एक तो कम पैसे में राशन चला जाता है, जो गरीब बीपीएल वाले होते हैं, लो पावर्टी लेवल के नीचे लोग होते हैं, उनको मिल जाता है, ठीक है, तो इससे कंज्यूमर सब्सिडी का होना तो कम चाहिए, बट आंसर 1 2 3 है, तो कहीं पर ऐसा 1 2 और 3 वाला ऑप्शन नहीं दिया है, खाली 1 2 3 4 चारों का है, जिसमें 1 2 4 1 3 4 है, 3 3 है। ये तीनों तो समझ में आता है, चौथे का मुझे आइडिया नहीं होता, तो इसके हिसाब से मैं भी आ रहा हूँ। नेक्स्ट चलते हैं, 64 पर कहता है कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द वैल्यू ऑफ Indo-Sri-Lanka trade has consistently increased in the last decade. जब भी कभी बात है किसी भी, अगर हम किसी भी देश से ट्रेड की बात करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि लगातार हमारा जो ट्रेड है वो बढ़ता ही रहा हो सकता है कुछ साल बढ़ा हो, कुछ साल घटा हो, क्योंकि रिश्ते हैं, जियो पॉलिटिक्स है, इसमें बदलते रहता है, कभी श्रीलंका हमारे फेवर में आ जाता है, कभी चाइना फेवर में चला जाता है, तो ट्रेड में जो उतार चढ़ाव होते रहता है। लेकिन इसमें क्या कहा है, कंसिस्टेंटली इंक्रीज देखने को मिला है लास्ट डिकेड में, 10 सालों में। तो पहला स्टेटमेंट वैसे ही गलत हो जाता है, और जैसे ही पहला गलत होता है तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, बच्चा बी और सी। दूसरा कहता है कि टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूट एन इम्पोर्टेंट आइटम ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ये बात सही है कि बांग्लादेश में तू देखेगी तो तुझे जो कारखाने हैं, क्योंकि कपड़े के कारखाने बहुत अधिक दिखाई देते हैं, तो हमारे यहाँ से कच्चा माल चला जाता है और वहां से कपड़े बन बन के भारत में आ जाते हैं। तो टेक्सटाइल और टेक्सटाइल आर्टिकल जो है ये बांग्लादेश और इंडिया के बीच में क्या रहा है, एक इम्पोर्टेंट ट्रेड आइटम रहा है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरा कहता है कि इन द लास्ट 5 ईयर नेपाल हैज बीन द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन साउथ एशिया। नहीं नहीं, ये तो है नहीं, नेपाल तो बिल्कुल नहीं है। अगर साउथ एशिया में हम बात करते हैं तो बांग्लादेश आता है जो ट्रेडिंग पार्टनर ज्यादा रहा है, ठीक है, बांग्लादेश।
या फिर हम लोग चाइना को कह सकते हैं। ठीक है, तो नेपाल तो बिल्कुल नहीं है। तो दूसरा तीसरा गलत हो गया और आगे चलते हैं। अगर समझते हैं 65 कहता है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर अवर 4 कंट्री मेंबर ऑफ G20। अब ये तो अगर जिसको याद रहेगा तभी बता पाएगा। कहता है G20 में कितने पार्ट है, तो G20 में मैं ट्रिक बता देता हूँ। गुरु जी, सीता, अब SSC, FCI में नहीं है। ठीक है, नहीं है। अब नहीं है तो ये इनका कोई मतलब नहीं है। इतने जो है ना, ये सारे के सारे 20 कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें से देख लेना कि कौन से 4 कंट्रीज नहीं है। इसका आंसर है ए, मतलब कि G20 के मेंबर है इसमें अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका और टर्की। तो इसमें ढूंढ लेना, जैसे देख, जी से जर्मनी, यूके, रसिया, यूएसए, जापान, इंडिया, ठीक है, साउथ अफ्रीका, फिर यहाँ पर आई से इटली, टर्की, ठीक है, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, ठीक है, चाइना, फ्रांस, फिर उसके बाद कनाडा, इटली, उसके बाद ये तेरा यहाँ से क्या कहते हैं इसे, म्यांमार, और ई से यूरोपियन यूनियन। सारे के सारे 20 हैं। और उसमें जैसे ही याद रहेगा तो लिख करके भी पता लगा सकते हैं कि इसमें से कौन से 4 कंट्रीज हैं जो G20 के मेंबर है। ठीक है, तो ये याद कर लेना। उसके बाद आते हैं 66 पर। 66 कहता है कि अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, ये भी करंट का है। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट इज गिवन टू फार्मर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस। किस पर्पस के लिए किसानों को लोन दिया जाता है, तो देख, कहता है वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस फार्म असेट, फार्म असेट। ठीक है, हाँ, वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस फार्म असेट। तो हो सकता है ये बात आगे पढ़ते हैं, पहले तो देखिए ये दिया जाता है। उसके बाद कहता है परचेस ऑफ कंबाइंड हार्वेस्टर्स, ट्रैक्टर एंड मिनी ट्रक। तो किसानों को इतना भी पैसा नहीं दिया जाता कि जाओ तुम ये ट्रैक्टर और मिनी ट्रक खरीदो। हाँ, तुम ट्रैक्टर मिनी ट्रक वगैरह खरीदोगे तो उसपे तुम्हें जो है ये GST वगैरह नहीं लिया जाएगा। ठीक है, GST वगैरह नहीं लिया जाएगा, इतना सरकार करती है। लेकिन तुम्हें सरकार ये नहीं करेगी भैया लो अच्छा पैसा ले लो और जाओ ट्रैक्टर खरीदो। सरकार तुमको लेमचीज कमाएगी, 500 रुपया तुम्हारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, और 500 से तुम धोती पहनो, चाहे गंगा नहाओ, जो करना करो। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। तीसरा कहते हैं कंजम्पशन। अब जैसे दूसरा खत्म होता है तो पहले क्या क्या खत्म हो जाता है ये देख लेते हैं, बच्चा ये बाकी आगे पढ़ने का भी देखें। कौन करेगा यार, 67 पे जैसे द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब कहता है कि द वेटेज ऑफ द फूड इन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI इज हायर देन दैट द होलसेल प्राइस इंडेक्स। वेटेज ऑफ द फूड in the CPI is higher than the weightage of the WPI। तो CPI WPI तो अभी तुझे इतना पढ़ा नहीं इकोनॉमिक्स में, बट ठीक है, तो देखेंगे, ये बात सही है, में होता है अभी। और कहता है कि WPI does not capture changes in the price of services which CPI does। WPI does not capture changes in the price of services which CPI does। ये भी बात सही है। ठीक है, CPI WPI होलसेल प्राइस की बात करता है और CPI छोटे छोटे टाइम पर भी जितने भी गली कुत्ते में लोग बेच रहे होते हैं उन सबकी भी बात करता है। तीसरा कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नाउ अडॉप्टेड WPI एज इट्स की मेजर इन ऑफ इन्फ्लेशन एज टू डिसाइड द चेंजिंग द की पॉलिसी रेट। WPI ने CPI को अपनाया है, CPI को। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन गलत हो जाता है, दूसरा गलत हो जाएगा, तो ये हो जाएगा और ऑप्शन 1 और 2। आगे चलते हैं। कहता है कैसे द फॉलोइंग रिवर है और कौन से ओशियन में जाकर, कौन से सी में जाकर गिरती है। कहती है मेकोंग रिवर। मेकोंग रिवर वहां से आती है MLC, ठीक है, म्यांमार, लाओस, कम्बोडिया वगैरह से होते हुए धीरे धीरे नीचे चाइना से होते हुए, और ये अंडमान सी में नहीं, क्योंकि अंडमान तो हमारे अंडमान वाले के पास आ जाएगा। ये जाके गिरती है कहाँ पे, साउथ चाइना सी में। ठीक है, साउथ चाइना सी में गिरती है। पहला ऑप्शन गलत हो गया। थेम्स, थेम्स है ना, हाँ थेम्स आयरिश सी में
तो आयरिश सी में ये नहीं है, ये है नॉर्थ सी में जाके गिरती है, नॉर्थ सी, ठीक है, थेम्स नॉर्थ सी में। ओल्गा तो कैस्पियन सी में जाकर गिरती है, ठीक है, सबसे यूरोप की सबसे बड़ी नदी। और जाम्बेजी इंडियन ओशन में, सही बात है, जाम्बेजी जैसे अफ्रीका है तो यहाँ से बहती है और इधर जाके गिर जाती है इंडियन ओशन में, ठीक है? तो दूसरा और तीसरा, ये रिवर्स के बारे में एक बार देख लेना, रिवर्स मैंने बताया भी है, यहाँ लिख देता हूँ। तीसरा चौथा, तीसरा चौथा, ये है, ये जाती है साउथ चाइना में, और ये है नॉर्थ ईस्ट, में दो, तीसरा चौथा सही है, तो ऑप्शन सी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 59 पर, कहता है कि कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन द केस ऑफ ऑल cereals, pulses and oil seeds, the procurement at minimum support price is unlimited in any state of India। किसी भी स्टेट में अनलिमिटेड नहीं होता भैया, किसी भी चीज को लेकर के, एकदम एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिया हुआ है। कह रहा है कि in the case of all cereals, pulses and oilseeds, the procurement at minimum support price is unlimited in any state। मतलब कह रहा है कि इस एमएसपी पर सरकार चाहे जितना चाहे तो उतना खरीद सकती है, अनलिमिटेड, और सब सरकार ही खरीद लेगी तो जनता क्या खाएगी, भूखे रहेगी। दूसरा कहता है कि इन द केस ऑफ cereals and pulses, the MSP is fixed in any state at the level to which the market price will never rise। क्या ऐसा होता है कि जितने पर गवर्नमेंट ने एमएसपी सेट कर दी, मार्केट में भी वही दाम चले। अगर सरकार कहेगी कि मैं किसानों से 10 रुपया केजी, 10 रुपया केजी क्या खरीदूंगा, राइस खरीदूंगा, तो क्या मार्केट में तुझे 10 रुपया केजी राइस मिलता है? कहीं कोई राइस है 25 रुपया, कोई राइस है 30 रुपया, साला 10 रुपया वाला तो खा भी नहीं पाएंगे, है? तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 70 कहता है कि with reference to the Indian economy, consider the following statement। Indian economy, commercial paper is a short term unsecured promissory note। कहता है कमर्शियल, ये भी उस वक्त के जो कि करंट अफेयर चाहिए था, तो कमर्शियल पेपर इज ए शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट। दूसरा कहता है कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज अ लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट issued by the Reserve Bank of India to a corporation, to a corporation। तो भाई ये जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट था उस वक्त न्यूज में था, लेकिन उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं, एफडीआईसी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन एक है, वो करवाती है, वो इशू करती है, एफडीआईसी, ठीक है, एफडीआईसी करवाती है। इसमें ऑप्शन 2 गलत था, ऑप्शन 2 गलत होने की वजह से ऑप्शन सी जो है सही है। आगे चलते हैं 71 में, कहते हैं कि विद द रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री, हिस्ट्री से आ गया है, बताओ भैया प्रेयर सही है कि नहीं। तो कह रहा है कि परिव्रजक, रिनोसियंट एंड वांडरर, ये बिल्कुल सही है। परिव्रजक का मतलब घुमक्कड़ होते हैं, परिव्रजक का मतलब क्या होता है, घुमक्कड़, जो झोला उठाए और इधर उधर इधर उधर घूमते रहते हैं और अपने एक्सपीरियंस को फिर स्टोर करके कोई किताब का लिख देते हैं, फिर हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। हाँ, वो कुछ काम धंधा करता है। दूसरा होता है श्रमणा, श्रमण कहता है प्रीस्ट ऑफ द हाई स्टेटस। तो जब श्रमण किसी को कहते हैं, कोई भी आदमी हो किसी की पूजा पाठ करता है उसे हम श्रमण कहते हैं, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हाई कास्ट वाले या हाई स्टेटस वाले जो पुजारी है उन्हें हम श्रमण कहेंगे। श्रमण कोई भगवान को दूर से नमस्ते कर लेता है वो भी श्रमण है, ठीक है। कोई बुद्धिज्म को फॉलो करता है उसे श्रमण कहते हैं, ठीक है। कोई भिक्षा मांगने आता है उसे श्रमण कहते हैं। तो श्रमण एक जो ले फॉलोअर्स होते हैं उन्हें श्रमण कहते हैं। तो ये ऑप्शन दूसरा गलत है। उपासक, ले फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म को उपासक कहा जाता था, ये बात सही है। तो ऑप्शन 1 और 3 सही हो जाता है, 1 और 3 ओनली 3। बात कहता है विद रेफरेंस टू द इंडियन एलिफेंट, कंसीडर द फॉलोइंग। क्योंकि एलिफेंट से आया है क्यों, उस 2020 में तूने सुना था वो इंसिडेंट हुआ था न्यूज में, हाँ बम वगैरह खिला दिया था, मतलब कई इंसिडेंट हो चुके थे। तो ये कहता है द लीडर ऑफ द एलिफेंट ग्रुप इज फीमेल, एकदम सही बात है। उनका जो लीडर रहता है वो
महिला रहती है एलिफेंट की, कहता है मैक्सिमम जिस जिस जेस्टेशन जेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 मंथ, मतलब कि उनकी बच्चे पैदा वो प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड होता है वो 22 महीना होता है। तो 22 महीने, 22 महीना, हाँ 22 महीना होता है, 22 महीने के बीच आसपास रहता है। ठीक है, 22 महीना होता है, सही बात है। कहता है कैन एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन कैलविंग टिल द एज ऑफ 40 years ओनली, मतलब कि बच्चे पैदा की बात कर रहा है 40 साल तक ओनली, तो ओनली 40 साल तक नहीं, ये 60 साल की एज तक भी जा सकती है। ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन सी गलत होता है तो ये गलत हो जाता है। और बच्चा है 1-2 सही है, तो 1-2 सही है। अमंग द स्टेट इन इंडिया द हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इन केरला, तो केरला में हाईएस्ट पॉपुलेशन है इनकी, केरला में आई थिंक तो नहीं है, केरला के ऊपर कर्नाटका वाले रीजन में, कर्नाटका में ज्यादा है केरला, कर्नाटका में ज्यादा हाथी देखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 1 और 2 सही है। 73 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया आर लोकेटेड कावेरी बेसिन, तो कावेरी बेसिन में कह रहा है कि कौन कौन से एरिया है, तो कावेरी नदी कहाँ कहाँ से बहती है, तो भैया ऊपर है हमारी कृष्णा, जो कि यहाँ से महाराष्ट्र के सदर्न पोर्शन से निकलती है और चली जाती है आंध्र प्रदेश के नीचे, गिर जाती है उधर बे ऑफ बंगाल में, और फिर नीचे आते हैं कर्नाटका में, तो कर्नाटका से निकलती है कृष्णा और कर्नाटका से होते हुए तमिलनाडु में घुस जाती है। तो कर्नाटका और तमिलनाडु में इसमें से जो भी नेशनल पार्क आएंगे वो सारे के सारे कावेरी बेसिन में आएंगे। तो देख, नागरहोल नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क तो है, ये भी आता है। पापी कोंडा, पापी कोंडा तो नहीं आता है शायद, पापी कोंडा ये गोदावरी वाले बेसिन में आता है। अभी क्योंकि इंडियन मैप का पूरा पूरा सेक्शन है, तो इंडियन मैप पूरा पढ़ा नहीं है अभी, तो बता दूंगा। नागर होल है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये भी है, और वानयाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी है। एक, तीन और चार, एक, तीन और चार ये है। और ये पापी कोंडा जो है ये गोदावरी बेसिन में आती है, गोदावरी बेसिन। ठीक है, गोदावरी। आगे चलते हैं और समझते हैं 74 का विद रेफरेंस टू द इंडिया बायोडाइवर्सिटी, सेलोन, देख, फ्रॉग माउथ, कॉपर स्मिथ, बारबेट, ग्रे चिंड, मिनीवेट, व्हाइट प्रोटेन, रेड स्टेट, ये सारे के सारे पक्षी है, ये सारे सारे पक्षी है। ये सेलोन फ्रॉग माउथ को देखेगी ना, इसका मुंडी ऐसा देखने को लगेगा, दूर से लगेगा कोई मेंढक बैठा हुआ है एकदम। हाँ, मैंने एक बार दिखाया भी था, तो ऐसे ही दिखता है। आगे चलते हैं 75 की तरफ। Which one of the following protected areas in well known for the conservation of the subspecies of the Indian swamp deer? बारहसिंगा जिसको कहते हैं, that thrives well and hard ground and is exclusively germinivorous, germini ग्रामिनिवोरस, मतलब कि हरा भरा खाने वाला ग्रामिनिवोरस है, क्योंकि जो है एक्सक्लूसिव मतलब खाली हरा भरा खाती है। तो कहाँ कहाँ है, तो ये कान्हा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, या मुद्दूमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और खाल चपर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सब अगर पता रहेगा तो ही मार सकते हैं, नहीं पता रहेगा तो कुछ गेस भी नहीं कर सकते हैं। ये आता है कान्हा नेशनल पार्क में और मध्य प्रदेश। तो अब ये नेशनल पार्क वगैरह एकदम लास्ट सेक्शन हो जाता है इंडियन ज्योग्राफी का, जब तक तू सारे स्टेट को अच्छे से पढ़ लेगी, तब मैंने बताया था ना, जैसे पूरा वर्ल्ड पढ़ाया था, उसके बाद हवाएं एक जगह, ट्रेड विंड एक ही जगह, सारे पर्वत एक ही जगह, सारे पठार एक ही जगह, नदी नाले सब एक ही जगह पढ़ा दिया था, तो वैसे इसमें भी है। जब पूरा इंडियन मैप पढ़ लेती है तो सारे के सारे नेशनल पार्क एक ही साथ, सारे का सारा रिवर एक ही साथ, ठीक है, देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। कहता है स्टील स्लैग कैन बी द मटेरियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो कंस्ट्रक्शन फॉर द बेस रोड, कंस्ट्रक्शन फॉर द बेस रोड हो सकता है, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं पहले। और कहता है इम्प्रूवमेंट इन द एग्रीकल्चर सॉइल हो सकता है, कैन भी है तो होने को तो कुछ भी हो सकता है, एंड प्रोडक्शन ऑफ द सीमेंट तो ये भी हो सकता है, तीनों 1, 2 एंड 2। 77 स्लैग मतलब कचरा है, स्टील बनाने के बाद से जो उसका कचरा निकलता है ना, हाँ,
हाँ, तो स्लग मतलब कचरा। अब इसको स्टील को प्यूरिफाई करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कि लोहा होता है तो लोहा में 1% अगर कार्बन मिला दिया जाता है तो स्टील बन जाता है। ठीक है? तो वो प्रोसेस के दौरान जो उसका कचरा वगैरह निकलता है उसका इस्तेमाल किस किस चीजों के लिए किया जाता है उसमें दिया है। रोड बनाने में, एग्रीकल्चर सॉइल को इम्प्रूव करने में, और प्रोडक्शन ऑफ द सीमेंट वगैरह बनाने में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट लाइकली प्लेस टू फाइंड द मस्क डियर इन द नेचुरल हैबिटेट। तो ये भी देख वहां से पूछा हुआ है मस्क डियर वगैरह वाला। मस्क डियर एकदम है, ये दो जगह पाया जाता है। अशोक नेचुरली करा, कहीं ले जाकर बताएगा वैसे। अशोक बोला, अस्कट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गंगोत्री नेशनल पार्क। ठीक है, इन दोनों जगह पर पाया जाता है, तो 1 and 2 सही है। इसका 78 कहता है कि इन द रूरल रोड कंस्ट्रक्शन द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिफर्ड फॉर ensuring environmental sustainability to reduce carbon footprint। ठीक है, कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए इनमें से क्या क्या किस किस चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कह रहा है कॉपर स्लैग तो किया जा सकता है, कॉपर स्लैग का इस्तेमाल किया जा सकता है। कोल्ड मिक्सचर सल्फेट टेक्नोलॉजी किया जा सकता है, जियो टेक्सटाइल किया जा सकता है। हॉट मिक्सचर सल्फेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और पोर्ट लेंस में ये करंट का टॉपिक था उस वक्त का, या थोड़ा मोड़ा इन्वायरमेंट से रिलेटेड है तो उसी से मिला जुला कर चुका था, इसका इतना कोई लोड नहीं है। ये दोनों नहीं होता, 1 to 3 और इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन है 79 कहता है कि consider the following statement: coal ash contain arsenic, lead and mercury। arsenic, lead and mercury coal ash में होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। coal fire powder plant release sulfur dioxide and oxide of nitrogen into the environment। हाँ, धुएं में से तो निकलता है coal fire powder plant से। कहता है कि high ash content is observed in the Indian coal। ये भी बात सही है कि जो भारत के कोल होते हैं वो बहुत ही खराब कैटेगरी वाले होते हैं। मैंने तुझे बताया था 4 कैटेगरी कोल होते हैं। एबिलिटी तो भारत में जो मोस्टली पाया जाता है तो बिटुमिनस वाला जो होता है ना ये पाया जाता है, और उससे भी खराब वाला जो होता है लिग्नाइट वगैरह वो पाया जाता है। एबिलिटी वाला हीट वगैरह पाया जाता है, तो उसमें धुआं और ये एस मतलब कि क्या कहते हैं उसको, राख की अमाउंट ज्यादा होता है। ठीक है, इसमें तीनों स्टेटमेंट क्या है, इसलिए आंसर क्या है 1, 2 and 3। 80 पर चलते हैं। कहता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ बायोचर इन द फार्मिंग। तो ये भी करंट अफेयर से था। ठीक है, करंट अफेयर से था बायोचर के बारे में। तो इसका आंसर मैं सीधे बता देता हूँ, ज्यादा डिस्कशन करें, तीनों ही ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, ओके, आते हैं 81 पे। कहता है कि 81 में इफ द पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज, ये भी करंट अफेयर से आया हुआ था। पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज इज प्लेस्ड अंडर द शेड्यूल 6 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो उसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। तो ये देख, जिस भी किसी प्लांट को शेड्यूल 6 में रखा जाता है उस प्लांट को लगाने के लिए तुम्हें गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, लाइसेंस लेना पड़ता है। तो ऑप्शन ए इसका सही है। जैसे अगर तुझे ये बोना है, क्या कहते हैं, गांजा बोना है, गांजा, तो गांजा को ऐसे ही बोएगी तो इलीगल हो जाएगा, लेकिन परमिशन लेकर बोएगी तो लीगल रहेगा। ठीक है, हाँ। उसके बाद एटीट्यूड कहता है विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी इन द एंशिएंट इंडिया द टाउन घंटासाल, कदूरा और चौला वर वेल नोन। तो ये क्या थे पता है, पोर्ट्स थे, पोर्ट। घंटासाला, कदूरा और जो चौला थे वो पोर्ट हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड थे, जहाँ से इनका ट्रेड हुआ करता था। 83 कहता है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द जीरो टिलिंग इन द एग्रीकल्चर। जीरो टिलिंग का मतलब होता है जुताई न करना। ठीक है, जैसे हम लोग नॉर्मली जुताई जुताई जोतना, खेत जोतना, जोतना, ठीक है, जुताई न करना जीरो टिलिंग कहलाता है। तो कहता है कि जीरो टिलिंग के क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं। कहता है सोइंग ऑफ बीट, ऐसे ही बीट को बो दो, इज इट पॉसिबल विदाउट बर्निंग द रेसिड्यू ऑफ द प्रीवियस क्रॉप। मतलब पिछले जो क्रॉप है उसको बिना काटे ही तुम दूध को बो सकते हो, कोई बात नहीं, बो दो, पानी पड़ेगा और फिर से जाम जाएगा। जो क्रॉप रहेंगे पिछले वो खाद का काम कर देंगे, तो हो सकता है। विदाउट द नीड फॉर नर्सरी ऑफ राइस, without the need for the nursery of rice sapling, direct planting of paddy seed
इन द वेट सॉइल इज पॉसिबल। हाँ पॉसिबल है, पानी बरस जाए पूरा एकदम, उसी में चहिल दो, चहिल के वो लगा दो, पैडी मतलब धान वान बोझ गाड़ दो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन द सॉइल इज पॉसिबल, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन द सॉइल इज पॉसिबल, तो ये भी पॉसिबल है। मतलब क्या होता है कि जितने भी तेरे ये होते हैं क्या कहते हैं, पिछले फसल के जो जड़े रहते हैं ना, मतलब जो काटे रहते हैं लोग, बर्ड फरेली वगैरह जला देते हैं, तो जलाने की वजह से पूरा क्या होता है, ये धुआं धुआं हो जाता है। तो हरियाणा और दिल्ली वाले एरिया को देखिए ना, ठंडी के टाइम में पूरा का पूरा एकदम एनवायरमेंट खराब हो जाता है। तो अगर उसको नहीं जलाए जाएंगे, तो कहता है कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन द सॉइल इज पॉसिबल, तो जो मिट्टी है, मिट्टी में कार्बन की मात्रा अधिक बढ़ने लगेगी, तो वैसा ही है कि मिट्टी में पॉसिबल हो सकता है बढ़ने लगे, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी होने की कोशिश हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए 1 2 एंड 3 का तीनों होता है। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं 84 तरफ। कहता है कि 84 कहता है अकॉर्डिंग टू द इंडियन नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज अ रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल। तो कवासा है, डैमेज व्हीट ग्रेन होता है, ग्राउंडनट सीड्स नहीं, होस्ट होता है, ग्राउंडनट सीड्स वगैरह का इस्तेमाल किया जा सकता है। और कहता है कि हॉर्स ग्राम मतलब जो काला चना होता है, काला चना को बताओ, काला चना को हॉर्स ग्राम कहता है, मतलब उसको खाने से घोड़ा भागता है। हाँ खाता है वो, खा के जैसे भागता है, जैसे हॉर्स ग्राम, तो उसका नहीं, वो क्या इस्तेमाल करता है, रोटेन पोटैटो का होता है, शुगर बीट वगैरह का तो होता ही होता है। ठीक है, तो इसमें मोस्टली अगर हम देखते हैं तो 2 5 6 और एक कवासा भी कोई होता है, उसका भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये ग्राउंड नट सीड और हॉर्स ग्राम का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, बाकी 1 2 5 और 6, 1 2 5 और 1 2 5 और 6। आगे से 85 में कहते हैं कि which of the following statement best describe the term total cost carbon। तो भैया ये भी उस वक्त के कारण से था, टोटल कॉस्ट कार्बन को कौन डिस्क्राइब करता है, जिसमें कहता है कि लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय अ टन ऑफ CO2 इमिशन इन अ गिवन ईयर, एक साल में कितना कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, एक साल में उत्पन्न किए गए कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से लॉन्ग टर्म कितना प्रभाव पड़ेगा, उसे ही टोटल कॉस्ट ऑफ कार्बन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए सही है। 86 की तरफ चलते हैं। कहता है कि विद द रेफरेंस टू द पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया, पल्स मतलब दाल, कहता है कि ब्लैक ग्राम कैन बी कल्टिवेटेड एज बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप। अगर इसके बारे में कोई आइडिया नहीं तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि ग्राम ग्रीन ग्राम मतलब मूंग का जो दाल होता है, alone alone account for the nearly half of the pulse production। मूंग दाल, अच्छा तो तेरे घर में मूंग दाल ज्यादा खाते हैं या रहर मसूर या जो कि चना, चना ज्यादा खाते हैं मोस्टली सबके घर में, चना या मटर का ही दाल ज्यादा खाया जाता है। तो ग्रीन दाल का जो प्रोडक्शन होता है वो हाफ ऑफ द प्रोडक्शन नहीं होगा पूरे पल्सेस का, ये स्टेटमेंट गलत है। और जैसे ही ये दूसरा स्टेटमेंट गलत होता है, ये गलत हो जाता है, ये गलत हो जाता है, बचता है दो 1 and 2 ओनली, तो दूसरा वैसे ही गलत है, तो ओनली 1 से हो जाएगा, तो वैसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कहते हैं 87 कहता है कि द क्रॉप ऑफ द सब ट्रॉपिकल इन नेचर। हाँ अरे यार इसको तो सीधा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 200 फॉरेस्ट फीड डे चाहिए, 100 से 50 सेंटीमीटर तक बारिश चाहिए, तो ये सिर्फ किसके लिए होता है, कॉटन के लिए। तो इसको पढ़ने की जरूरत है, तो इतना टाइम पास करवाता है। 88 with reference to the solar water pump consider the following statement। अब सोलर वाटर पंप से क्या क्या किया जा सकता है, कहता है सोलर पावर सप्लाई कैन बी यूज फॉर द रनिंग सरफेस पंप एंड नॉट फॉर द सबमरीन समरसेबल पंप। क्यों नहीं भैया, किया जा सकता है, ये क्वेश्चन गलत है। सोलर पंप से आजकल गांव में सब खेती वेती बढ़िया कर रहे हैं एकदम, हवाई जहाज उड़ रहे हैं सोलर पंप से, अरे सोलर इसके पावर से। दूसरा कहता है कि सोलर पावर कैन बी यूज फॉर द रनिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड नॉट वन विथ पिस्टन। हट, ये भी स्टेटमेंट गलत है। सोलर सोलर से सब कुछ हो जाता है। ठीक है, अगर कोई कहे कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा। ये 89 पे कहता है विद द रेफरेंस टू द करंट।
ट्रेंड इन द कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन इन इंडिया टॉपिक द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो शुगर केन से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। कह रहा है कि अ सब्सटेंशियल सेविंग इन सीड मटेरियल इज मेड व्हेन बर्ड सीड इज सेटलिंग आर रेस्ड इन द नर्सरी एंड ट्रांसप्लांटेड इन द मेन फील्ड। दूसरा कहता है कि when direct planting of seeds is done, the germination percentage is better with single budded set as compared to the set with many buds। तो एक काम करना है, इसको इसका आंसर है हुआ। और ठीक है, बाकी इतना पढ़ने के लिए जैसे सारे क्वेश्चन करते हैं इसको चुपचाप से छोड़ दो। इसको इतना बड़ा बड़ा स्टेटमेंट देता है और मतलब भी इसमें समझ नहीं आता। एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, शुगर केन से है, लेकिन एक भी चीज समझेगा नहीं कहना क्या चाहता है, क्योंकि इसमें भारी भरकम वर्डिंग्स का इस्तेमाल किया गया रहता है, तो टाइम पास नहीं करता, सीधा आ जाएंगे। 90 कहता है कि इन द कंटेस्ट ऑफ द इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर टू बी द प्रैक्टिस ऑफ इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर। देखो ये बढ़िया है एकदम, इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर। कहता है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग जो कि एक ही खेत में अलग अलग प्रकार की खेती करो, आलू बो दो, गेहूं बो दो, दाल बो दो, ये नहीं कि पूरे साल गेहूं ही गेहूं लगा रहे हो। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है, पहला सही होता है तो ये बीसी वैसे चला जाता है। अब देखते हैं तीसरा कहता है कि लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन, लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन, तो खाद वाद को अगर बढ़ाया जाएगा तो कोई इतना दिक्कत तो है नहीं, बट फिर भी आगे चलते हैं। आगे कहता है कि टेंसियोमीटर आर यूज। टेंसियोमीटर क्या होता है पता नहीं, अगर ये दूसरा सही होता है तो ठीक है। वर्टिकल फार्मिंग, वर्टिकल फार्मिंग इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर के लिए सही नहीं होती है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन में फोर गलत हो जाता है। खैर मैं तुझे इसको दिखाऊंगा, ये वर्टिकल फार्मिंग की तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ चौथा गलत हो जाता है, जैसे चौथा गलत होता है ऑप्शन 91 में अगर हम लोग देखते हैं, कहता है कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द फर्टिगेशन। अब फर्टिगेशन दो वर्ड से मिलकर बना है, एक कहता है फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर, और दूसरा है इरिगेशन, इरिगेशन, दोनों को मिला देगी तो क्या हो जाएगा फर्टिगेशन। What are the advantage of the fertigation in agriculture? बताओ। कह रहा है कि controlling the alkalinity of the irrigation water is possible. ठीक है, alkalinity irrigation is possible। हाँ ठीक है, देख लेते हैं। पॉसिबल होने को तो कुछ भी हो सकता है, जहाँ पॉसिबल वाला वर्ड है देख लेते हैं। Controlling the alkalinity of the irrigation water is possible। दूसरा कहता है कि efficient application of rock phosphate and all other phosphoric fertilizer। तो हो सकता है कि फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन यानी खाद और पानी को मिक्स कर दिया जाए, तो खाद पानी को अगर मिक्स कर दिया जाता है तो भैया वही खाद पानी में घुल जाएगा जो घुलनशील होगा, है ना। जैसे कुछ कुछ चौक होते हैं उनको पानी में डाल दो तो घुल जाते हैं, लेकिन कुछ दूसरे किस्म के चौक होते हैं उनको पानी में डालो तो पूरी तरीके से नहीं घुलते हैं। लेकिन इसमें क्या करे है, दूसरा कहते हैं एफिशिएंट एप्लीकेशन ऑफ रॉक फॉस्फेट एंड ऑल अदर फॉस्फेरिक फर्टिलाइजर इज पॉसिबल। मतलब कि भैया तुम रॉक, ये रॉक फॉस्फेट वाला जो खाद है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके साथ साथ कहता है कि सारे जितने भी फॉस्फेरिक फर्टिलाइजर है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो जरूरी थोड़ी है कि अगर रॉक फॉस्फेट घुल जा रहा है तो दूसरे भी खाद है वो भी पानी में घुल जाए, है? तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। एक्सट्रीम लेवल पे दिया है और ये गलत होता है। जैसे दूसरा गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, दूसरे होता है एक और एक तीन और, ठीक है। 92 से चलते कैसे कंसिडर द फॉलोइंग मिनरल। अब देखिए भी करंट अफेयर से था, तो इसमें सीधा कहता है कि कौन सा इन इंडिया विच ऑफ अबव ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ मेजर मिनरल। तो इसमें याद रखना खाली 2, 3 और 4 जो क्रोमाइट था, कैनाइट था और सिलेमाइट था, डिस्कशन का कोई टॉपिक नहीं है।
आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं 93 में कहता है कि विद रेफरेंस टू द ओशियन मीन टेम्परेचर, ये भी करंट अफेयर था उस वक्त के फॉलोइंग स्टेटमेंट, बहुत करंट अफेयर दिया हुआ था इसमें। OMT is measured up to depth of 26 degrees Celsius isotherm, which is 129 meter in the southwestern Indian Ocean during January से March। दूसरा कहता है कि OMT collected during January से March can be used in the assessing whether the amount of rainfall in monsoon will be less or more than a certain long term mean। ठीक है, इसका इस्तेमाल तो किया ही जाता है, मतलब कि इससे जो डेटा कलेक्ट होगा उसका मानसून के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ जो कह रहा है कि जो 129 मीटर दिया हुआ है, 129 मीटर में और कम ही था शायद, ये 60 मीटर के आसपास रीजन को रिप्रेजेंट करता है। पहला स्टेटमेंट गलत था और भी सही था। 94 कहता है, 94 विद रेफरेंस टू द केमिकल फर्टिलाइजर इन इंडिया, सब खेती से बनाया गया है। At present, the retail price of the chemical fertilizer is market driven and not administered by the government। जैसे सीधा सीधा गलत हो जाता है कि भैया गवर्नमेंट और वो भी फर्टिलाइजर पर कोई एक्शन ना ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। गवर्नमेंट चाहे तो फर्टिलाइजर के दाम कम हो जाए और गवर्नमेंट चाहे तो फर्टिलाइजर के दाम बढ़ जाए। तो यहाँ कह रहे हैं कि एट प्रेजेंट द रिटेल प्राइस ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर इज मार्केट ड्रिवन नॉट एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नमेंट। पहला तो ऐसे गलत हो जाता है, पहला गलत तो ये गलत हो जाता है, 2 और 3 जाता है, इसमें आंसर है 2 है। ठीक है, अमोनिया होता है विच इज एन इनपुट ऑफ द यूरिया एंड इट इज प्रोड्यूस बाय द नेचुरल गैस, ये सबको पता है। ठीक है, आगे चलते हैं 95 की तरफ और 95 कहता है कि विद रेफरेंस टू द इंडियन डेजर्ट नेशनल पार्क। ये तो बहुत सिंपल सा है, डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ आएगा बता, डेजर्ट कहाँ है भारत में, राजस्थान में। तो कहता है इट इज स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट, स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट। अगर ये नहीं पता तो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। कहता है देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क। क्या ऐसा पॉसिबल है? मैंने बताया था दुनिया में एक मात्र डेजर्ट जहां पर सबसे अधिक ह्यूमन रहते हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन रहता है, वो है थार डेजर्ट, है ना। इसकी वजह से कौन सा नहर आता है वहां पे, इंदिरा गांधी, तो उसकी वजह से पानी की कमी नहीं हो पाती। ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है, और जैसे ही दूसरा गलत होता है, ठीक है। 96 कहते सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड, मैप से कहा तो सियाचिन ग्लेशियर क्या ईस्ट ऑफ द, अभी अभी पढ़ा के खत्म किया इंडियन मैप में, क्या अक्साई चीन के ईस्ट में है? ये है, ये है अक्साई चीन, इसका ईस्ट इधर है, इसका इधर है, यहाँ है सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, तो पहला ऑप्शन गलत। लेह के ईस्ट में है, तो लेह यहाँ है, ठीक है, और ये ऊपर है, तो ईस्ट इधर है, लेह के नॉर्थ में, तो ये भी गलत है। नॉर्थ ऑफ गिलगिट है, तो गिलगिट यहाँ है, और गिलगिट का नॉर्थ ऊपर होगा, ये नीचे है साउथ में, तो ये गलत है। नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली, यही सही है। ठीक है, हाँ, आगे चलते हैं 97 की तरफ, और 97 कहता है विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री फॉलोइंग पेयर्स, कहता है मिलाओ। कहता है भिलसा प्रेजेंट स्टेट में, भिलसा कहाँ पर है उसको पूछ रहा है। तो भिलसा, दूसरा भिलसा कहता है मध्य प्रदेश में है क्या, दूसरा कहता है कि द्वार समुद्र। तो द्वार समुद्र का तो तुझे पढ़ा हूं, द्वार समुद्र को जीत नहीं पाया था अलाउद्दीन खिलजी, और ये महाराष्ट्र में नहीं, ये कर्नाटका में, ठीक है, या तमिलनाडु वाले एरिया में, कर्नाटका के लास्ट और तमिलनाडु के शुरुआत में है, तो उधर है। तो दूसरा गलत है, और दूसरा गलत है, तो ये गलत, ये गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं। गिरनार गुजरात में है, तो तीसरा सही है, और तीसरा जैसे सही होता है तो ये सही हो जाता है। और थानेश्वर तुझे यूपी में नहीं, थानेश्वर के थे कौन, पुष्पभूति वर्मन, पुष्पभूति वर्धन, पुष्पभूति वर्धन, थानेश्वर कहाँ पर था, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा, ठीक है, तो हरियाणा, तो यहाँ से दूसरा और चौथा तो गलत है, तो ये गलत हो जाता है। वैसे भी गिरनार गुजरात में, तीसरा सही होता तो एक और फिर सही हो जाता है। ठीक है, तो मैप रहेगा तो इतिहास भी आराम से समझ में आएगा। बाकी 98 पे चलते हैं। Consider following statement that 36% of the Indian districts are classified as the over exploited or critically by the central groundwater
अथॉरिटी करंट मिला ये नहीं है, 36% में बहुत और भी कम है। कहता है किसी भी और पहले एक गलत हो जाता तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, बचेगा। CGWA was formed under the Environment Protection Act, बात सही है, करंट अफेयर से है। तो CGWA जो है तुम्हारा सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, ये अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ही इसका फॉर्मेशन किया गया था। और तीसरा कहता है इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरिगेशन इन द वर्ल्ड, मेरी बात सही है, ऑप्शन 2 और 3 सही है। 99 कहता है कि जेट स्ट्रीम अकर्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओनली, तो नहीं, ये नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर दोनों में चलती हैं। इसको भी मैं पढ़ाऊंगा जब मानसून पढ़ाऊंगा तब जेट स्ट्रीम वगैरह के बारे में। दूसरा कहता है कि ओनली सम साइक्लोन डेवलप्ड एन आइस, तो ये बात सही है, कुछ ही साइक्लोन के आइस से सबके आँख नहीं होता है, ठीक है। अब कहता है कि टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ अ साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्री लेसर देन द सराउंडिंग, तो मैंने बताया है जब भी साइक्लोन बनता है, ठीक है, जब भी साइक्लोन बनता है तो अंदर का जो प्रेशर होता है बहुत कम होता है, अंदर का प्रेशर बहुत कम होता है, ठीक है। और जैसे ही प्रेशर कम होता है तो प्रेशर और टेम्परेचर में इनवर्स रिलेशन होता है, यहाँ का प्रेशर कम वहाँ का टेम्परेचर ज्यादा। और यहाँ कह रहा है कि आई में, आंख में जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री कम होता है, तो नहीं, 10 डिग्री ज्यादा होता है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है, यानी पहला और तीसरा गलत, खाली दूसरा सही है, ओनली 2, ठीक है। द लास्ट क्वेश्चन, अमोंग द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व, ये भी करंट से था, विच वन हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर द क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंडर में था तुम्हारा नागार्जुना सागर श्रीशैलम, नागार्जुना सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश है। और इस तरीके से हमारा ये पूरा का पूरा 2020 सेट से का क्वेश्चन पेपर सॉल्व खत्म होता है, ठीक है। ओके, तो ये पेपर सॉल्व करने का मेन मोटो क्या है कि हमको ये पता चले कि यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है और किससे क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाना चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम लोग दूसरे लेक्चर में देखेंगे और 2019 के पेपर को